इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में केवल आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 में इसके जितने भी थ्योरी सेक्शन हैं उस थ्योरी सेक्शन को हमने कंप्लीट किया था। क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट थी, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप वीडियो को देख लीजिए। अभी हम चर्चा करने वाले हैं एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। अंतिम खातों मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, इन तीनों में जो है हम समायोजन कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अंतिम खातों में किए जाने वाले समायोजनों पर एक दृष्टि। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इस प्रकार के समायोजन कैसे, किसमें कौन कौन से समायोजन होने वाला है, कौन कौन से मदों को हम कौन कौन से पक्ष में लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, डेबिट पक्ष में लिखेंगे, संपत्ति के चिट्ठे पक्ष में लिखेंगे कि दायित्व पक्ष में लिखेंगे। इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमको एक और महत्वपूर्ण चीज़ को जानना जरूरी है। क्या होता है कि इसमें समायोजन जब भी हम करते हैं तो उसका प्रभाव जो है 2 बार पड़ता है। जिस भी मत का हम समायोजन करेंगे उस मत को जो है हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार कैसे लिखेंगे? एक तो जिस खाते से प्रभावित होगा, जैसे व्यापार खाता या लाभ हानि खाते का जैसा प्रकृति होगा उसके हिसाब से, और दूसरा जो होगा वो है चिट्ठे पे होगा। चिट्ठे के संपत्ति पक्ष या दायित्व पक्ष में उसको लिखा जाएगा। तो 2 जगह लिखेंगे, या तो व्यापार खाता में लिखाएगा या लाभ हानि खाता में, और उसके साथ साथ चिट्ठा में लिखाएगा संबंधित मद से, प्लस या माइनस होकर के। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो हल करते जाएंगे तो आपको एक एक बारी बारी से समझ में आते जाएगा। ठीक, तो चलिए सीधा क्वेश्चन में हल करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण के प्रश्नों को लेंगे। उदाहरण के प्रश्नों से आप समझिए, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के हमने एक प्रश्न यहाँ पर से ले रखा है बुक से ही। बुक से आप देख लीजिएगा। अमित की निम्नलिखित परीक्षा सूची से 31 दिसंबर 2000 को समाप्त वर्ष का व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा उस दिन का चिट्ठा तैयार कीजिए। हमको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना है। हमारे पास सामने प्रश्न जो है उसके हिसाब से तलपट यहाँ पर दिया हुआ है। इस तलपट को देख करके हमको क्या बनाना है? चिट्ठा तैयार करना है। ठीक है, तो हमने पिछले जो क्या बोलते हैं वित्तीय विवरण के जो 14 नंबर का जो चैप्टर है उसमें बताया है कि किस प्रकार से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनता है, उसका प्रारूप क्या है, और कौन कौन से मदों को व्यापार खाता में लिखा जाता है, कौन कौन से मदों को लाभ हानि खाता में लिखा जाता है और कौन कौन से मदों को चिट्ठा में लिखा जाता है। ये सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। फिर भी अभी हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो है सारी चीज़ें तरोताज़ा हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको जो है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा किस प्रकार से बनता है इसके प्रारूप को समझना आवश्यक है। उसके पश्चात हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पिछले जो चैप्टर है 14 नंबर का वो चैप्टर है उसमें हम प्रारूप को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको मैं प्रारूप बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर जो प्रारूप है उसमें व्यापार खाते का प्रारूप, ये देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ों को लिखना रहता है। तो व्यापार खाते में हम जो लिखते हैं वो प्रारंभिक रहतिया से, जैसे ही स्टार्ट करेंगे हमको लिखना रहता है प्रारंभिक रहतिया से करके। उसके पश्चात क्रय को लिखते हैं। क्रय के बाद क्रय वापसी है तो उसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं क्रय वापसी को। आगत गाड़ी भाड़ा से, जो भी गाड़ी भाड़ा है आगत गाड़ी भाड़ा बोलते हैं, उस आगत गाड़ी भाड़ा से गाड़ी भाड़ा दिया है तो उसको आपको लिख देना है सीधा व्यापार खाते में। मजदूरी से, मजदूरी है तो व्यापार खाते में आएगा। ठीक है, इधर और 2-3 मदे हैं। यहाँ पर देखिए, ईंधन व शक्ति से, और अक्राय मतलब चुंगी से, चुंगी कर से, और उत्पादन व्यय से, अधिकार शुल्क से, अन्य प्रत्यक्ष व्ययों से। ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष हैं उन व्ययों को जो है यहाँ पर लिखा जाता है। अप्रत्यक्ष व्ययों को हम लाभ हानि खाता में लिखते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं समाकलन पक्ष में कौन कौन से मदों को लिखा जाता है। तो समाकलन पक्ष में जो है विक्रय को लिखेंगे। विक्रय के पश्चात नीचे में ही माइनस कर देंगे विक्रय वापसी को, घटा देंगे विक्रय वापसी को, और विक्रय वापसी को घटाने के पश्चात जो शुद्ध राशि आएगा वो इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके पश्चात अंतिम रहत्या को यहाँ पे लिखेंगे। विक्रय में से विक्रय वापसी घटा कर जो राशि आएगा वो यहाँ पर लिखाएगा। उसके बाद अंतिम रहत्या यहाँ पे लिखाएगा। उसके बाद है सकल हानि, जिसका जो है सकल हानि और सकल लाभ जो है
दोनों पक्षों का हम योग करके देखते हैं कि कौन सा पक्ष ज़्यादा है। उसके हिसाब से जो है जो पक्ष जिस पक्ष में योग कम होता है उस पक्ष में लिखेंगे। अगर इस पक्ष का योग विकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और समाकलन पक्ष का योग कम है तो अंतर की राशि हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे, सकल हानि के रूप में दर्शाएंगे। अगर विकलन समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है, समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और विकलन पक्ष का योग कम है तो उस स्थिति में क्या होगा, जो राशि होगा वो इस पक्ष में लिखाएगा। कौन से पक्ष में? विकलन पक्ष में, और हम लिखेंगे सकल लाभ के रूप में और यहाँ पर लिख देंगे हस्तांतरित लाभ हानि खाता में। इस प्रकार से लिखा जाता है। इंग्लिश में इसका प्रारूप आप देख लीजिए, पहले ओपन स्टॉक, फिर परचेस रिटर्न। परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। कैरिज इनवार्ड, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, फिर उसके बाद है ऑक्ट्राई, क्या लिखा है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पर बाय सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इस प्रकार से। और फिर ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो है इस पक्ष में आएगा, ठीक। ये प्रारूप है, इसको आपको समझना है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और हमको देखना है क्या, लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता में क्या क्या रहता है, तो जितने भी प्रत्यक्ष मदे हैं उसको व्यापार खाते में शामिल करते हैं और जितने अप्रत्यक्ष मदे हैं उसको हम लाभ हानि खाते में, अप्रत्यक्ष व्यय को हम लाभ हानि खाता में। तो सबसे पहले हमने व्यापार खाता देखा। व्यापार खाता में जो भी लाभ निकलता है या तो सकल लाभ निकलेगा या सकल हानि। सकल लाभ निकलेगा तो सकल लाभ को हम जो है व्यापार खाते के विकलन पक्ष में होता है सकल लाभ। यहाँ पर देखिए ये सकल लाभ जो है व्यापार खाते कहाँ दिखा रहा है, विकलन पक्ष में। यहाँ पर ये सकल लाभ व्यापार खाते विकलन पक्ष में लिखा रहा है। इसी को हम लाभ हानि खाता बनाएंगे तो क्या कहाँ पर लिखेंगे, समाकलन पक्ष में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए सकल लाभ समाकलन पक्ष में यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। सकल हानि होता है तो हम विकलन पक्ष में लिखेंगे इसको। अब सकल लाभ लिख लेने के पश्चात ये सकल लाभ कहाँ से प्राप्त होता है, तो व्यापार खाते से प्राप्त होता है। फिर उसके पश्चात इस पक्ष में समाकलन पक्ष में आपको प्राप्ति वाले पक्ष जितने भी मद हैं उसको लिखना। जैसे ब्याज से मिला तो ब्याज को, बट्टा से मिला तो बट्टा को, कमीशन से मिला तो कमीशन को, किराया से मिला तो किराया को, लाभांश से मिला तो लाभांश को। मतलब जिसको भी आपको प्राप्त हो रहा है वो सारे जो है इस पक्ष में आएंगे, समाकलन पक्ष में आएंगे। विकलन पक्ष में क्या क्या आएंगे, तो जितने भी व्यय हैं, वेतन से, वेतन दिए तो वेतन खाता से, वेतन से गाड़ी भाड़ा दिए तो बाह्य गाड़ी भाड़ा, वो आंतरिक गाड़ी भाड़ा था, ध्यान दीजिएगा। ये बाह्य गाड़ी भाड़ा है, आंतरिक गाड़ी भाड़ा अलग होता है, बाह्य गाड़ी भाड़ा अलग होता है। बाह्य गाड़ी भाड़ा का मतलब होता है बाहर जब माल को खरीदने में, जब हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं गाड़ी भाड़ा के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से या किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम माल को अपने व्यापार में लाते हैं तो वो आंतरिक गाड़ी भाड़ा कहलाएगा। बाह्य गाड़ी भाड़ा मतलब आप माल को अगर बेचने में जो भी खर्च कर रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट व्यय कर रहे हैं, वो बाह्य गाड़ी भाड़ा के अंतर्गत आता है, ठीक। तो आंतरिक गाड़ी भाड़ा दिया है तो आपको व्यापार खाते में लेना है और बाह्य गाड़ी भाड़ा दिया है तो आपको लाभ हानि खाते में लेना है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये विक्रय से संबंधित होता है, विक्रय से संबंधित होता है बाह्य गाड़ी भाड़ा। फिर उसके बाद विज्ञापन व्यय से, फिर छपाई व लेखन सामग्री व्यय से, डाक व्यय से, बीमा व्यय से और किराया से, बैंक व्यय से, दर व कर से, मरम्मत व्यय से, वैधानिक व्यय से, पूंजी पर ब्याज से, बट्टा से, ठीक है। ये सारा क्या है हमने दिया है, खर्च है, ये सब है। कमीशन से, यात्रा व्यय से, डूबत ऋण से, मूल्यह्रास से। और इसके बाद क्या होता है, या तो शुद्ध हानि आएगा या शुद्ध लाभ। तो जैसा हमने व्यापार खाता में जाना कि अगर समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और विकलन पक्ष का योग है कम है तो हमारा जो है इस पक्ष का योग ज़्यादा है, समाकलन पक्ष का योग, तो अंतर की राशि हम कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। क्योंकि इधर का योग कम है तो उसको भी बराबर करना है, तो जितना अंतर आएगा इधर की राशि से उस राशि को हम यहाँ पर लिख देते हैं अंतर की राशि को, और उसको हम क्या मानेंगे, शुद्ध लाभ मानेंगे, ठीक है। अगर इस पक्ष का योग विकलन पक्ष का योग ज़्यादा है और समाकलन पक्ष का योग कम है तो अंतर की राशि को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको हम क्या लिखेंगे, शुद्ध हानि करके लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये इसके बाद इसका हम योग लगा देते हैं। सेम आप समझ गए कि व्यापार खाता लाभ हानि खाता कैसे बनता है। उसके बाद हम चिट्ठे की ओर आगे बढ़ते हैं। चिट्ठे कैसे बनाएंगे, तो चिट्ठे का प्रारूप क्या है,
तो जैसे यहाँ पर जो है तरलता अनुपात में है, तरल अनुपात में तो अधिकोष, विकर्ष, देय विपत्र, विविध उत्तोलन, माल के लिए, ऋण के लिए, व्ययों के लिए, अग्रिम प्राप्त आय, संचित निधि, पूंजी। समझ रहे हैं हम? पूंजी में हम शुद्ध लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगी तो घटाएंगे, और आहरण होगा तो घटाएंगे, ये होता है। ठीक, उसके पश्चात इधर देख लीजिए आप, संपत्ति पक्ष में कौन कौन सी मदों को लिखे जाता है। तो हस्तस्थ रोकड़ को लिखेंगे, अधिकोष्ठ रोकड़ मतलब कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा है उसको लिखेंगे कैश एट बैंक। अधिकोष निक्षेप, बैंक डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट आप करवा दिए हैं तो। विनियोग इन्वेस्टमेंट, प्राप्य विपत्र मतलब बिल्स रिसीवेबल, विविध देनदार जिसको हम सन्ट्री डेबिटर कहते हैं, अंतिम स्कंद क्लोजिंग स्टॉक, स्टोर्स, उपस्कर मतलब फर्नीचर, एक अस्वाधिकार मतलब पेटेंट जो किए हैं उसका, पशुधन। ठीक है, पेटेंट भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की संपत्ति है। फिर उसके बाद विविध उपकरण, संयंत्र, वाहन, पट्टधृत संपत्ति, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, आत्मधृत संपत्ति मतलब अवन होल्ड संपत्ति। ये क्या होता है? पट्टधृत मतलब पट्टे पे लिया गया संपत्ति, या फिर आप समझ सकते हैं कि किराए पे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के जो संपत्ति हम किराए पे लेते हैं उसको बोलते हैं पट्टधृत संपत्ति। ठीक है, लीज होल्ड। आत्मधृत संपत्ति मतलब अपना खुद का संपत्ति, अवन होल्ड प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद है भूमि एवं भवन, लैंड एंड बिल्डिंग, ख्याति, गुडविल, उपार्जित आय, उपार्जित बाय एक्यूरेट इनकम, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन सब को हम जो है यहाँ पे लिखते हैं चिट्ठे में। ठीक है, ये चिट्ठे का प्रारूप है। ये जो है आपका तरलता क्रम में था, और स्थायी क्रम के अनुसार ये है। स्थायी क्रम के अनुसार सबसे पहले हम पूंजी को लिखेंगे, उसके बाद जोड़ा, तो जोड़ा में शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे, और घटाया में शुद्ध हानि होगी। ये शुद्ध लाभ या हानि कहाँ से मिलेगा? तो ये हमको जो है लाभ हानि खाते से प्राप्त होता है। शुद्ध लाभ होगा तो उसको लिखेंगे, दोनों में से एक प्राप्त होगा आपको। आहरण होगा तो आहरण को हम घटाएंगे। फिर संचित निधि, विविध उत्तोलन, माल के लिए, ठीक है, ऋण के लिए, व्ययों के लिए, अदत्त व्यय के लिए, पूर्व प्राप्त आय के लिए, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, इन सब को लिख देंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर देखिए संपत्ति पक्ष में ख्याति, भूमि एवं भवन, आत्मधृत संपत्ति, पट्टधृत संपत्ति, वाहन, संयंत्र, उपस्कर, विविध उपकरण, पशुधन, एक अस्वाधिकार, अंतिम स्कंद, स्टोर्स, विविध अधमर्ण, प्राप्य पत्र, पूर्वदत्त व्यय, अप्राप्य आय, विनियोग, अधिकोष निक्षेप, अधिकोष रोकड़ और हस्तस्थ रोकड़। अधिकोष रोकड़ मतलब कैश एट बैंक, बैंक में जो रोकड़ है वो। तो ये सब पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात जो है हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बिना इसकी जानकारी के आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो कहाँ से आप क्या क्या बना रहे हैं करके मेरे ऊपर ही क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो इन आपको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठे का प्रारूप को लेकर के चलना है। ठीक है, उसी के आधार पे बनेगा। हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या मिलेगा? तो समायोजन के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं एक को बना करके। यहाँ पर देखिए, हमको अमित की निम्नलिखित परीक्षा सूची में 31 दिसंबर 2000 को समाप्त वर्ष का व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा उस दिन का चिट्ठा तैयार कीजिए। चिट्ठा हमको बनाना है। यहाँ पे तलपट दिया हुआ है, प्रारंभिक स्कंद, क्रय, गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, सामान्य व्यय। अब हमको इसको कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे जाएगा? तो देखिए, प्रारंभिक स्कंद हमारा कहाँ चला जाएगा? व्यापार खाते में चला जाएगा। क्रय कहाँ जाएगा? तो क्रय जो है हमारा व्यापार खाते, गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते में। व्यापार खाते कौन सा पक्ष में, इसको भी जानना जरूरी। प्रारंभिक स्कंद विकलन पक्ष में व्यापार खाते। क्रय जो जाएगा हमारा कहाँ चला जाएगा? ये व्यापार खाते के विकलन पक्ष में। गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के विकलन पक्ष में। मजदूरी व्यापार खाते के विकलन पक्ष में। सामान्य व्यय जो है हमारा जाएगा लाभ हानि खाते में जाएगा विकलन पक्ष में। बीमा प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस बीमा, ये भी लाभ हानि खाते में जाएगा विकलन पक्ष में। वेतन लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में जाएगा। पूंजी ये चिट्ठे में जाएगा। ठीक है, लेनदार चिट्ठे में जाएगा। कमीशन प्राप्त ये लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में जाएगा। क्रय वापसी ये जो है हमारा क्रय में से क्रय वापसी को माइनस करेंगे। विक्रय ये व्यापार खाते में जाएगा, ये भी क्रय वापसी व्यापार खाते का है। ठीक है, विक्रय भी किस में जाएगा? व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पर और
भी है विक्रय वापसी, तो व्यापार खाते के समाकलन पक्ष में माइनस करेंगे विक्रय में से। हस्तस्थ रोकड़, ये जो है हमारा किस में जाएगा, हस्तस्थ रोकड़ जाएगा हमारा चिट्ठा के संपत्ति पक्ष की ओर, मशीन चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर, भवन चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर। ऐसे आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग कर लेना है, आपको समझना है, मतलब समझना जरूरी है। ठीक, कौन से मत कौन से पक्ष में जा रहा है इसको जानेंगे तो उसके हिसाब से आपको जो है सबको अलग अलग व्यापार खाता में कौन कौन सा आ रहा है, लाभ हानि खाता में कौन कौन सा आ रहा है और चिट्ठे में कौन कौन से मदे आ रहे हैं, इनको जानना आपको जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मशीन पर समायोजन में दिया हुआ है कि मशीन पर 10% ह्रास लिखिए, मशीन पर 10% ह्रास लिखिए। दूसरा में लिखा है कि अदत्त मजदूरी 100 रुपये तथा अदत्त वेतन 300 रुपये। यहाँ पर मशीन पर ह्रास जब निकालेंगे तो मशीन पर ह्रास निकालेंगे तो ये जितने भी समायोजन के आप मदे देख रहे हैं, जितने भी हैं यहाँ पर 5 मदे, इन 5 मदों का जो लेखा होगा वो दो खातों पे होगा। एक तो चिट्ठे में होगा, अरे या तो एक व्यापार खाता या लाभ हानि खाता, दो पक्ष में प्रभावित होगा, मतलब 2 टाइप से हमको इसको एंट्री करना पड़ेगा। चलिए, मशीन पर ह्रास लिखिए, तो मशीन पर जब ह्रास निकालेंगे तो मशीन जो है यहाँ पर दिया हुआ है 26,000 का, 26,000 पर 10% ह्रास निकालना पड़ेगा। तो 26,000 का 10% अगर निकालेंगे तो 26,000 का 10% होता है 2600 रुपये। तो मशीन पर ह्रास किस में जाएगा, तो मशीन पर ह्रास जो है लाभ हानि खाते में विकलन पक्ष में जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे अच्छे से, लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में जाएगा। और इसको चिट्ठे में जो है मशीन में से जो है क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाया ह्रास करके लिख देंगे। 26,000 में 2600 को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसकी राशि को यहाँ पे अलग से लिखा जाएगा। ठीक, अदत्त मजदूरी भी ठीक उसी प्रकार का है, 100 रुपये अदत्त मजदूरी में जुड़ेगा। ये अदत्त मजदूरी चिट्ठे में जुड़ेगा संपत्ति पक्ष दायित्व पक्ष की ओर, और अदत्त वेतन भी ये भी ऐसी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप एक एक करके बारी बारी से समझते जाते हैं। फिर उसके बाद पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त है तो ये चिट्ठे के हमारा किस में जाएगा, संपत्ति पक्ष की ओर जाएगा। उपार्जित कमीशन, उपार्जित है लेकिन मिला नहीं है, अनुपार्जित कमीशन। अंतिम स्कंद, ये अंतिम स्कंद को भी हमको चिट्ठे में भी लिखना है और व्यापार खाते में भी लिखना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्यापार खाते में देखिए क्या है, व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष का। तो हमने प्रारंभिक स्कंद से करके लिख लिया 10,000। ये कहाँ से आया, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि प्रारंभिक स्कंद लिखा है 10,000, फिर लिखा है क्रय 20,000। क्रय में क्रय वापसी माइनस करेंगे 200 रुपये, तो 20,000 में 200 माइनस कर देंगे तो 19,800। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्कंद 10,000, क्रय 20,000 माइनस कर दिया क्रय वापसी को, तो 200 रुपये माइनस कर दिया, कितना हो गया, 19,800 रुपया हो गया। अब यहाँ से हमको देखना है गाड़ी भाड़ा, क्या देखना है, गाड़ी भाड़ा। तो गाड़ी भाड़ा में हमको गाड़ी भाड़ा यहाँ पर दिया है 500 रुपये, मजदूरी दिया है 2,000। तो इन दोनों मदों को लिखना है हमको, तो दोनों मदों को हमने जो है यहाँ पे चिट्ठा में लिख दिया। देखिए चिट्ठा बोलते हैं, व्यापार खाते में गाड़ी भाड़ा लिख दिए 500 रुपये, मजदूरी लिख दिए 200 रुपया। ठीक है, अब हमको समायोजन में देखना है कि समायोजन में मजदूरी से संबंधित कोई प्रश्न है क्या। प्रारंभिक स्कंद से संबंधित कोई प्रश्न नहीं था, क्रय से नहीं है, गाड़ी भाड़ा से नहीं है, मजदूरी से है। समायोजन में हमको मजदूरी से संबंधित ये प्रश्न मिला, क्या मिला, अदत्त मजदूरी 100 रुपये तथा अदत्त वेतन 300 रुपये। अदत्त मजदूरी है 100 रुपये, तो अदत्त मजदूरी 100 रुपये, तो उसको हमको क्या करना, अदत्त, क्या बोल रहा है, अदत्त, अदत्त मतलब हमको देना पड़ेगा, उसको दिया नहीं गया है। ठीक है, तो उसको हमको जोड़ना है। अपूर्व दत्त रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, मजदूरी में से माइनस कर देते। पूर्व दत्त मतलब हमने पहले ही दे दिया, इसलिए हमको माइनस करना रहता है। अदत्त है को तो जोड़ेंगे। आप यहाँ पर से भी समझ सकते हैं, जैसे अदत्त व्यय, अदत्त व्यय में अदत्त अगर मजदूरी है तो व्यापार एवं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय की मद में जोड़ेंगे, लिखा है। तो अदत्त व्यय है तो उसको व्यापार या लाभ हानि खाते के, तो व्यापार खाते से संबंधित है वो मद मजदूरी, तो इसलिए हम व्यापार के डेबिट पक्ष में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और इसी को हम चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर लिखेंगे। चिट्ठे में कहाँ पर लिखेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। देखिए चिट्ठे में हम क्या कर रहे हैं, अदत्त व्यय में मजदूरी, तो अदत्त व्यय में मजदूरी को हम यहाँ पर लिख दिया 100 रुपये, और अदत्त वेतन भी था उसको भी हमने लिख दिया 300 रुपये। चिट्ठे में दोनों को लिखना पड़ेगा, दायित्व पक्ष की ओर हम इसको लिखेंगे।
ठीक है, मजदूरी दिया नहीं है यहाँ पर अलग से और कोई चिट्ठे में, क्योंकि संपत्ति और दायित्व बस रहते हैं, तो इसमें मजदूरी जो है क्या है, एक प्रकार का दायित्व है, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। अदत्त मजदूरी करके 100 रुपये, और वेतन का समय आएगा तो वेतन को भी हमने ऐड किया, वेतन 300 रुपये चिट्ठे में। ठीक है, अब हम प्रश्न के हिसाब से और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस पक्ष का मतलब व्यापार खाते के विकलन पक्ष का पॉइंट जितना था हमने लिख लिया। उसके बाद समाकलन पक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। समाकलन पक्ष में हमको यहाँ पर मिल रहा है विक्रय 33,000, विक्रय को लिखेंगे। अब देखते हैं विक्रय वापसी है क्या है 1,000, तो 33,000 में विक्रय वापसी को माइनस करेंगे 1,000 को, तो कितना बच जाएगा 32,000 रुपये। ठीक है, और कोई मदे नहीं है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, विक्रय को करके लिख दिया 33,000 और माइनस कर दिया वापसी, मतलब विक्रय वापसी 1,000, तो कितना आ गया 32,000। 32,000 आ गया। अब यहाँ पर हमको समायोजन को देखना है कि समायोजन में कुछ ऐसा मद है क्या जो व्यापार खाते में लिखने लायक है क्या। तो मशीन पर ह्रास नहीं आएगा, अदत्त मजदूरी हमने लिख दिया, अदत्त वेतन तो लाभ हानि खाते में जाएगा, ये भी मशीन पर ह्रास भी लाभ हानि खाते में जाएगा। पूर्व दत्त व्यय बीमा ये भी लाभ हानि खाते, उपार्जित कमीशन लाभ हानि, अनुपार्जित कमीशन लाभ हानि, और अंतिम स्कंद यहाँ पर दिया 30,000, ये जो है व्यापार खाते में भी लिखाता है और किस में लिखाएगा, चिट्ठे में भी लिखाएगा। तो व्यापार खाते में कहाँ पर लिखाता है आपको मैं बताया था यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए व्यापार खाते में हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, यहाँ पर चिट्ठा में ये देखिए अंतिम रहतिया को करके लिखते हैं, उसी को हमको यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया अंतिम स्कंद 30,000 रुपये। यहाँ पर से हमारा जो है क्या हो गया, व्यापार खाता बन गया। प्रारंभिक स्कंद ये सब हो गया हमारा, अदत्त मजदूरी को मजदूरी में जोड़ दिए, यहाँ पर आ गया 2,100 रुपये। अब इस पक्ष की योग लगाएंगे 10,000, 19,800, 500 और 21,000 को, ठीक है 2,100 को, इतने को जोड़ लिए, और इधर का योग लगाएंगे 32,000 और 30,000, तो 30 20 62,000 टोटल हो रहा है, इधर का 62,000, लेकिन यहाँ पर इसको सबको जोड़ेंगे तो ये 62,000 नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है 32,400 रुपये, इधर कहीं इन चारों मदों को हमने जोड़ा है 10,000, 19,800, 500 और 21,000 को, तो ये हो गया 32,400, और इधर का हो रहा है 62,000, तो 62,000 में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 32,400 को। ठीक है, 62,000 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 32,400 को, तो क्या कितना आ रहा है हमारा 29,600 रुपया आ रहा है। 29,600 रुपये को हम क्या किए, हम यहाँ पर जो है लिख दिए सकल लाभ से करके अंतरित लाभ हानि खाते में करके यहाँ पर लिख दिए, ये हमारा आ गया क्या, सकल लाभ। अब इसके आधार पे हम क्या बनाएंगे, लाभ हानि खाता, तो ये हम संयुक्त रूप से बना रहे हैं व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता और व्यापार खाता जब संयुक्त रूप से बनाते हैं तो दोनों का एक साथ बनता है, तो इसी को हम सकल लाभ को हम इधर लिख देंगे, क्योंकि व्यापार खाता के बाद लाभ हानि खाता आ गया, यहाँ से जो है लाभ हानि खाता स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रारूप तो सेम रहता है, ऐसे ही रहता है। तो अब ये सकल लाभ को हम किस में लिख देते हैं, समाकलन पक्ष में लिख देते हैं, लाभ हानि खाते के कितना लिख दिया 29,600 रुपये लिख दिए। अब हमको लाभ हानि खाते के मदों को देखना है चिट्ठे में से, मतलब तलपट में से कौन कौन से मदों को यहाँ पे शामिल करेंगे। तो ये सामान्य व्यय से ये कहाँ से आया, ये सबको देखेंगे एक एक करके बारी बारी से। तो यहाँ पर देखते जाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, गाड़ी भाड़ा हो गया, मजदूरी हो गया, सामान्य व्यय आ गए, तो सामान्य व्यय 1,500 इसको लिखेंगे, बीमा प्रीमियम 800 रुपये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया सामान्य व्यय 1,500 रुपये, बीमा प्रीमियम से करके लिख दिया 800। अब बीमा प्रीमियम में हमारा क्या है, एक समायोजन का प्रश्न है जिसको हमको ध्यान में लेकर के चलना है, क्योंकि वो जितने भी हैं आप इसको ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से जो क्वेश्चन है उसमें समायोजन होगा तो उसको आप टिक लगा करके रखिएगा। जैसे अभी मशीन पर ह्रास, तो मशीन में टिक लगा लीजिए कि मशीन पर ह्रास को ऐड करना है करके। अदत्त मजदूरी, तो मजदूरी में टिक लगा लीजिए कि अदत्त मजदूरी है उसको ऐड करना है। अदत्त वेतन, तो वेतन में टिक लगा करके रख लीजिए। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है याद करने के, मतलब इसको बनाने से पहले आपको कोई मदों को आपको छूटेगा नहीं। आप जब चिट्ठा बनाएंगे तब क्या बोलते हैं, व्यापार खाता लाभ हानि खाता बनाएंगे तब। फिर है पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त बीमा, तो बीमा में आप टिक लगा करके रखिए। यहाँ पर जैसे बीमा का दिया हुआ है, कितना दिया है, बीमा प्रीमियम का 800, तो पूर्वदत्त बीमा इसमें टिक लगा लीजिए। कि इसमें टिक लगाने का मतलब यह है कि आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो टिक लगा हुआ जो पॉइंट है वो
समायोजन से संबंधित है, इसमें समायोजन करना है। तो जब भी आप बनाते जाएंगे तो वहां पर जब बीमा प्रीमियम लिखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ इसमें समायोजन है, हमने टिक लगा करके रखा है, मतलब इसमें समायोजन करना है हमको। तो क्या करना है उसको आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए टिक लगाना जरूरी है। तो 800 रुपये, अब 800 रुपये बीमा प्रीमियम का समायोजन का यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कितना दिया, पूर्वदत्त बीमा, पूर्वदत्त है तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, पूर्वदत्त है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर लिखा है देखिए, व्यापार एवं लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित व्यय की मद से घटाएंगे, ठीक है, संबंधित व्यय की मद से क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये लाभ हानि खाता का है, तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में संबंधित जो मद है उसमें, और यहाँ पे लिखा है चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर लिखेंगे, संपत्ति पक्ष की ओर लिख देंगे। तो ये हमने यहाँ पे लाभ हानि खाते में लिख दिया, बीमा प्रीमियम से 800 रुपये, 800 रुपये में माइनस कर देंगे पूर्वदत्त बीमा, मतलब पहले जो हमने पेमेंट कर दिया है, तो हमने 200 रुपये पेमेंट कर दिया है, तो 800 में से 200 और माइनस करके यहाँ पे लिख दिया हमने 600 रुपये लिख दिया। क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेतन हमारा यहाँ पर देख लीजिए, वेतन है हमारा 4200 रुपये का, और इसको हमको लिखना है किसमें, लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते में देख लीजिए, यहाँ पर वेतन करके लिख दिए लाभ हानि खाते में, कितना, 4200 रुपये। अदत्त वेतन, अदत्त वेतन कितना है, अदत्त वेतन यहाँ पर से लेंगे, अदत्त वेतन 300 रुपये, उसको जोड़ना है समायोजन का। तो 300 रुपये को हम जोड़ेंगे, अदत्त है तो जुड़ेगा, पूर्वदत्त है तो घटेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हमने क्या कर दिया, अदत्त है तो यहाँ पर जोड़ दिया, पूर्वदत्त बीमा था तो माइनस किया, अदत्त है तो हम क्या करें, जोड़ दिए, तो वेतन में जोड़ दिए, तो 4200, 3300 और हो गया, तो 4500 रुपये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से होगा। क्लियर। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और कौन से मद को हम लिख सकते हैं। अब हमने इसमें सर्च मारा, कौन कौन सा है, वेतन हो गया, पूंजी नहीं आएगा, लेनदार नहीं आएगा, कमीशन प्राप्त ये आएगा, लेकिन ये लाभ हानि खाते के समाकलन पक्ष में लिखेंगे। क्रय वापसी नहीं आएगा, विक्रय नहीं आएगा, विक्रय वापसी नहीं आएगा, हस्तांतरण नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगा, भवन नहीं आएगा। लेकिन मशीन में हमने टिक लगा करके रखा है कि मशीन में हरास जो है लाभ हानि खाते में लिखाता है, ठीक है। तो मशीन पर हरास जो निकालेंगे 2600 लाभ हानि खाते में लिखेंगे, ठीक। तो हरास को हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या लिख दिया, हरास से करके लिख दिया, मशीन पर 2600 रुपये यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि 26,000 का 10% निकालना है। तो 26,000 का 10%, तो 26,000 गुणित 10/100 कर देंगे तो आ जाएगा 2600 रुपया। ये मशीन पर हरास करके लिख दिए। बस इतने ही मदे हैं, इन सब मदों को हमने लाभ हानि खाते में लिख दिया। अब ये शुद्ध लाभ तो बाद में आएगा, जब दोनों पक्ष योग करेंगे, जिस पक्ष का योग ज़्यादा होता है उस पक्ष के अपोजिट साइड में हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है सकल लाभ तो लिखा गया, कमीशन को यहाँ पर प्रश्न कहाँ पर से मिला, तो यहाँ पर देखिए कमीशन प्राप्त कितना है, 1800, कमीशन प्राप्त 1800, और इस कमीशन में हमको समायोजन भी मिल रहा है, समायोजन के भी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए उपार्जित कमीशन 400 और अनुपार्जित कमीशन 200, इसको भी आपको समझना है। उपार्जित कमीशन 400, उपार्जित मतलब जिसका हमने काम कर चुका है, काम कर दिया है, लेकिन वो कमीशन हमको प्राप्त नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी की गाड़ी बिकवानी थी, गाड़ी बेचनी थी, हमने गाड़ी जो है क्या कर दी, बेच दी, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है, कमीशन है, वो हमारे पास आया नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, उपार्जित कमीशन कहलाएगा। लेकिन अनुपार्जित कमीशन को आपको बताया था, जिसका हमने काम नहीं किया लेकिन हमको पहले से ही कमीशन मिल गया है, वो अनुपार्जित में आएगा, ठीक है। तो उसको माइनस करना पड़ेगा और उपार्जित को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर से आपको क्लियर हो जाएगा। लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय की मद में जोड़ेंगे। उपार्जित आय मतलब उपार्जित आय में कोई सा भी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, भत्ता हो सकता है, ठीक है। तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय की मद में जोड़ेंगे उपार्जित को, और अनुपार्जित को मद में घटाएंगे बुरा है, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष क्यों लिखेंगे, उपार्जित को हम चिट्ठे के कौन सा पक्ष में लिखेंगे, संपत्ति पक्ष में, क्योंकि ये मिलेगा और ये व्यापार की संपत्ति है। लेकिन अनुपार्जित को हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि हमने उस व्यक्ति का या उस जो भी फर्म है या काम व्यापार है उसका हमने काम नहीं किया है, तो वो अगर मान लीजिए भविष्य में काम नहीं कर सके किसी कारणवश, या उसको किसी प्रकार की जो सेवा है वो सेवा हम प्रदान नहीं कर पाएंगे, तो उसका जो कमीशन है उसको हमको वापस करना पड़ सकता है। इसलिए हम इसको हमेशा दायित्व मान करके चलते हैं व्यापार में, क्योंकि जो अनुपार्जित है मतलब
जो एडवांस में मिला है वो हमारा एक प्रकार का क्या है, दायित्व है। भविष्य में हो सकता है अगर उसका काम ना हो तो हमको वापस लौटाना पड़े, ठीक है। जब काम हो जाएगा तो वो हमारे जो है संपत्ति पक्ष में चला जाएगा, लेकिन अभी जो है वो एक प्रकार का क्या है, दायित्व है। तो यहाँ पर देखिए कमीशन को करके 1800 रुपये हमने लिख दिया। अब प्लस कर दिया उपार्जित का कितना, 400 रुपये, और वहाँ पर ये दोनों को जोड़ दिए, उपार्जित को जोड़ दिए तो हो गया 2200। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अनुपार्जित 200 रुपये, तो 2200 में 2000 रुपये, 200 रुपये माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 2000 रुपये, ठीक है। तो ये सकल लाभ 29,600 और 2000 रुपये ये आ गया यहाँ से, क्लियर हो गया। 1800 में 400 जुड़ा 2200, 2200 में अनुपार्जित को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2000, 2200 में 200 रुपये माइनस हो गया तो कितना आ गया, 2000 रुपये, ठीक है। अब हम क्या किए, 29,600 और 2000 को जोड़े तो 31,600 हुआ, जबकि इधर को जोड़ रहे हैं तो 1500, 600, 4500 और 2600, इतना को जोड़ेंगे तो कम होगा। यहाँ पर हमने जो है जोड़ लिया है तो टोटल हो रहा है 9200, 9200 रुपये हो रहा है। और 9200 में हम क्या करेंगे, 9200 माइनस कर देंगे, 31,600 माइनस कर देंगे, 9200 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22,400, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि इस पक्ष का योग ज़्यादा है तो इधर आएगा, तो इधर आएगा तो कौन सा होगा, शुद्ध लाभ होगा। अंतरित पूंजी खाते में करके यहाँ पर लिख देंगे शुद्ध लाभ। इस पक्ष में आएगा तो शुद्ध हानि हो गया। क्यों होगा, क्योंकि इधर खर्चे हैं, खर्चे ज़्यादा होंगे और आय और लाभ जो है कम होंगे, तो निश्चित सी बात है हानि होगी हमको। जितना हमारे पास पैसा नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो हानि होगा, जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा है, मतलब लाभ और जो आय है वो दोनों को मिलाएंगे तो ज़्यादा है, लेकिन खर्च कम है, तो जो बचेगा वो लाभ ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिया, शुद्ध लाभ करके यहाँ पे हमने लिख दिया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये बनेगा। अब हम चलते हैं चिट्ठे की ओर। चिट्ठे की ओर जाएंगे तो हमको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मदों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से मद को समायोजन करना है, और चिट्ठे में कौन कौन से पॉइंट को लिखना रहता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए तो चिट्ठे में देखते जाइए, चिट्ठा हम बनाएंगे तो 31 दिसंबर 2000 को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दायित्व और संपत्ति पक्ष को देख लेंगे। तो दायित्व पक्ष में कौन कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन से हमको पता चलेगा दायित्व पक्ष में कौन कौन सा आएगा। तो यहाँ पर दायित्व पक्ष में एक आएगा पूंजी, दूसरा आएगा लेनदार, पूंजी और लेनदार, ठीक है। इधर से कुछ नहीं आ रहा है, पूंजी लेनदार, और यहाँ पर है ये तीन जो है वो है संपत्ति पक्ष में, हस्ताक्षर रोकड़, मशीन और भवन। और साथ में हम यहाँ पर से लिख लेंगे अंतिम स्कंद, अंतिम स्कंद भी संपत्ति पक्ष में जाएगा। बस इतना अच्छा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको पहले लेना है क्या, लेनदार 5000 रुपये को, फिर पूंजी को लेंगे 75,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर लेनदार हमने लिख ले अब कितना, 5000 रुपये। अब आदत्य व्यय मजदूरी 100 रुपये और वेतन 300 रुपये, इसको हमको लिखना था क्योंकि ये समायोजन में है, तो समायोजन के जो प्रश्न है उसको हमको डालना है, चिट्ठे में भी लिखना पड़ता है। तो आदत्य व्यय करके लिख दिया मजदूरी 100 रुपये और वेतन लिख दिए 300 रुपये, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर हम लिखेंगे अनुपार्जित कमीशन। आपको पहले ही बताया था कि अनुपार्जित है तो उसको हम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, और उपार्जित है तो हम चिट्ठे के जो है किस में लिखते हैं, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। जैसे उपार्जित कमीशन को हमने 400 रुपये कहाँ लिख दिया, संपत्ति पक्ष में लिख दिया, लेकिन अनुपार्जित जो कमीशन था जिसको हमने लाभ हानि खाता में अभी डिस्कस जो किया, ये वाला अनुपार्जित है तो उसको 200 रुपये को हम दायित्व पक्ष में लिखे, उपार्जित को 400 रुपये को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखे, क्योंकि ये हमको जो प्राप्त होगा ये हमारी संपत्ति है, लेकिन ये हमारा दायित्व इसलिए है क्योंकि एडवांस में पैसा मिला है। कल के डेट में हम काम अगर नहीं कर पाए या किसी प्रकार काम नहीं करवा पाए तो हमको उसको वापस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद है पूंजी, पूंजी है हमारा 75,000। अब पूंजी में हमको दो चीज़ को ध्यान में रखना है, एक तो आहरण को और एक शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को। तो शुद्ध लाभ यहाँ पर से हमको मिल रहा है, यहाँ पर से शुद्ध लाभ यहाँ पे मिल रहा है, देखिए 22,400 का। इस 22,400 को हमको लिखना है, जोड़ना है किसमें,
पूंजी में जोड़ देंगे तो पूंजी में हम 75,000 में 22,400 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 97,400 रुपया हो गया। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे, आहरण है तो उसको क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके अगर यहाँ पे आहरण रहता तो माइनस करते, 97,400 यहाँ पर लिखते और आहरण को माइनस करने के बाद जो आता है उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आहरण प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। अब हो गया दायित्व पक्ष के सारे मदे कंप्लीट। अब हमको चलना है संपत्ति पक्ष की ओर। संपत्ति पक्ष में देखिए हस्तस्थ रोकड़, हस्तस्थ रोकड़ प्रश्न में ही दिया हुआ है। हस्तस्थ रोकड़ दिया हुआ है, मशीन दिया है, भवन दिया है। तो हस्तस्थ रोकड़ 9,000 जैसा का तैसा लिख देंगे। मशीन 26,000, 26,000 में हम ह्रास को डालेंगे, 2600 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, अब भवन भी जैसा का तैसा लिखाएगा, 40,000 वैसा ही लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे और क्या क्या मदद शामिल करेंगे, अंतिम स्कंद को लिखेंगे, पूर्वदत्त अदत्त मजदूरी वो तो उधर चला गया आपके दायित्व पक्ष में, लेकिन अदत्त वेतन ये भी दायित्व पक्ष में चला गया। पूर्वदत्त बीमा ये लिखाएगा हमारे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर, और उपार्जित कमीशन हमारे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर लिखाएगा, और अंतिम स्कंद लिखाएगा। क्या क्या, पूर्वदत्त बीमा, उपार्जित कमीशन और अंतिम स्कंद लिखाएगा। ठीक है, और इसको मशीन में जो है क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए ये देखिए, हस्तस्थ रोकड़ 9,000 हो गया, पूर्वदत्त बीमा हो गया 200 रुपया जिसको हमने बताया था, उपार्जित कमीशन 400 रुपये हो गया, अंतिम स्कंद हो गया 30,000। अब मशीन जो 26,000 है उसमें ह्रास माइनस कर दिया 2600 रुपया, तो 26,000 में 2600 रुपये माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23,600। ये पॉइंट हमको लिखना है। ठीक है, फिर भवन जैसा वैसा उसमें किसी प्रकार का ह्रास का कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए हम भवन पे ह्रास नहीं लगाएंगे। तो भवन कितना आ गया, 40,000 रुपये का आ गया, जैसा है वैसा हमने लिख दिया। अब विकलांग दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष के योग करेंगे, राशियों का जो कॉलम है उसका योग करेंगे तो दोनों पक्षों का योग क्या होगा, बराबर आएगा। बराबर आता है, चिट्ठे जब भी बनाएंगे तो दोनों पक्षों का योग क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा मद है जिसको हमने जो है गलत पक्ष में लिख दिया है, तो उसको ध्यान में रखना है। या ऐसा कोई मद हो सकता है जो छूट गया होगा, उसको भी आपको ध्यान में रख करके एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको जो है क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को हल करते जाना है बारी बारी से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। चैनल अगर में नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अधिक से अधिक जो स्टूडेंट है कक्षा 11वीं के उन तक शेयर कीजिए। चैनल जो है हमने टेलीग्राम का चैनल बना दिया है, उस चैनल पर जा कर के भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसमें भी लगातार हम अपडेट भेजते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।